प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं आपको आज अरस्तु से जुड़े हुए उसके राज्य के बारे में, उसकी राज्य की चर्चा के बारे में करेंगे, उसकी राज्य की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि अरस्तु ने किस प्रकार से राज्य की शासन प्रणाली का अध्ययन किया है और कैसे उसके तथ्यों को उजागर किया है, कैसा राज्य होना चाहिए, कैसा क्या होना चाहिए। तो तमाम सारी चीज़ें हम आज इस क्लास के माध्यम से चर्चा करेंगे और उसमें विचार विमर्श करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से तथ्य हैं जो राज्य के कार्य प्रणाली को अवगत कराते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं अरस्तु के बारे में। अरस्तु ने जिस राज्य का वर्गीकरण किया है उसने लगभग 158 संविधानों का अध्ययन किया, यानी कि लगभग 158 देश के संविधानों का अध्ययन किया। फिर उसके बाद उन्होंने वर्गीकरण किया। वर्गीकरण किस रूप में किया कि उसके राज्य का वर्गीकरण जो हुआ है, उसने बताया कि शासन प्रणाली जो है वो स्थिर नहीं है, और स्थिर नहीं तो किस प्रकार से है, आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर देखते हैं अरस्तु ने किस प्रकार से राज्य की बात की है, किस प्रकार से राज्य के बारे में उन्होंने बताया है, उन सबको एक थोड़ा सा हम व्यवहारिक अध्ययन के रूप में देखते हैं। फिर उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, फिर देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी विशेषता को उजागर किया है, कौन कौन से तथ्य सम्मिलित किए हैं, उन सब की चर्चा करते हैं और देखते हैं जब हम अरस्तु की बात करें ये चर्चा करते हैं, इसमें देखते हैं कि अरस्तु ने राज्य का स्वरूप कैसे बनाया है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, उन सब बिंदुओं पर चर्चा विचार विमर्श करने के बाद पश्चात लगातार देखते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं जो राज्य की विशेषताओं में कारगर सिद्ध हो रहे हैं, सफल सिद्ध हो रहे हैं। उन सब की चर्चा आज हम इस क्लास के माध्यम से करते हैं और देखते हैं कि कौन सी विशेषताएं हैं जो राजनीति को एक मजबूती दे रही हैं, मजबूती प्रदान कर रही हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहली विशेषताओं का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि राज्य एक स्वाभाविक संगठन है। कैसा संगठन है? स्वाभाविक संगठन है, अर्थात जैसा मनुष्य का स्वभाव है उस आधार पर राज्य का संगठन निश्चित किया गया है। तो इसलिए कहा गया कि राज्य स्वाभाविक समुदाय है। राज्य एक समुदाय की भांति है जिसका अध्ययन किया जा सकता है, देखा जा सकता है। अब समुदाय क्या है, समाज क्या है और परिवार क्या है, इन सब की चर्चा की जाती है। तो चर्चा होती है जब समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं उसमें कि कई व्यक्तियों के समूह को समुदाय का रूप दिया जाता है और कई समुदायों के समूह को समाज कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है और समाज, कई समुदाय को मिलकर, कई समाज मिलकर एक राज्य का निर्माण होता है। तो राज्य स्वाभाविक समुदाय है, अर्थात हमको राज्य को अगर मान लिया जाए तो ये कहा जा सकता है कि एक स्वाभाविक समुदाय के रूप में कार्य करता है, स्वाभाविक समुदाय है। आइए दूसरे पे चर्चा करते हैं और इसमें लिखा गया राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अर्थात कहने का मतलब साफ है कि व्यक्ति के पहले जो है राज्य का संगठन हो चुका था। यानी कहने का मतलब व्यक्ति से पहले राज्य की उत्पत्ति हुई है, जबकि राज्य की उत्पत्ति व्यक्ति से पहले हुई है।
ये नहीं कह सकते कि राज्य के बाद व्यक्ति का जन्म हुआ है, ऐसा नहीं। यहाँ पर साफ सिद्ध हो रहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन, यानी व्यक्ति तब नहीं था जब राज्य की उत्पत्ति हुई थी, राज्य का संगठन। ठीक, आगे कहते हैं कि राज्य सर्वोच्च समुदाय है। कैसा समुदाय है? सर्वोच्च। राज्य की जब चर्चा की जाए तो ये एक सर्वोच्च समुदाय है, इससे उच्च कोई समुदाय नहीं है। सबसे पहले सर्वश्रेष्ठ क्या है? राष्ट्रहित है, राज्य है। राज्य अगर सुरक्षित है तो नागरिक सुरक्षित है, अगर नागरिक सुरक्षित, राज्य सुरक्षित नहीं तो नागरिक सुरक्षित नहीं है। इस रूप में कह सकते हैं राज्य सर्वोच्च समुदाय, सबसे उच्च समुदाय कौन है? अब आगे देखते हैं, कहा गया राज्य का स्वरूप कैसा है? जैविक है, अर्थात राज्य के अंतर्गत जैविक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव धारण करने वाले व्यक्तियों का अध्ययन किया जा सकता है। इसका कहा गया कि राज्य एक जैविक है, अजैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक जैविक प्रक्रिया। अब आगे देखते हैं, कहा गया राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। कैसे संगठन की चर्चा की गई है? यह एक आत्मनिर्भर संगठन है, अर्थात स्वयं पर निर्भर है, बल्कि ये किसी पर निर्भर न होकर अपने आप पर निर्भर है। ये एक ऐसा संगठन है स्वतः अपना विकास करता रहता है। ठीक, तो इसे एक आत्मनिर्भर संगठन के रूप में देखा जा सकता है। अब आगे चर्चा करते हैं अगले पॉइंट में कि नगर राज्य से सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। नगर राज्य की जब हम बात करें तो यूनान का नाम अपने आप दिमाग में आ जाता है। तो कहा गया नगर और राज्यों से भी सर्वश्रेष्ठ एक संगठन है, और वो संगठन कौन सा है? राजनीतिक संगठन, अर्थात जहां से राजनीति का संचालन हो रहा है, सरकार चलाई जा रही है, सरकार का कारणों के बारे में, उसके कार्यों के बारे में अध्ययन किया जा रहा है, तो वह नगर एवं राज्य से भी श्रेष्ठ संगठन है, उसकी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा भी अन्य विशेषताओं की चर्चा की जाती है। इसमें निम्न विशेषताएं पाई जाती जिन्हें हम प्रमुख रूप से उनकी चर्चा नहीं कर पाए हैं। ये कह सकते हैं कि राज्य के स्वरूप की विशेषताओं का अध्ययन हमने निम्न बिंदुओं के माध्यम से किया है, परंतु इसके अलावा भी अन्य बिंदु हैं जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, होते हैं, उनका जिक्र हम नहीं किए हैं। तो अब आगे क्रम में चलते हैं कि राज्य से जुड़े हुए और कौन कौन से तथ्य हैं जो आपके सामने मैं लेकर आऊंगा। आइए अगले क्रम में देखते हैं। आइए देखते हैं कि राज्य का उद्देश्य और उसके कार्य कौन कौन से हैं। अरस्तु द्वारा जो जिस राज्य की संकल्पना की गई है, जिसका प्रतिपादन किया गया है, उनमें कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो उनके राज्य और उनके कार्यों के बारे में चर्चा करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। उनमें कौन कौन से तथ्य हैं जो आप सामने उजागर हुए। आइए उनके प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हैं और देखते हैं कि अरस्तु ने अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था की है, अर्थात राज्य की जो कल्पना की गई है, उसने जिस राज्य की कल्पना की है उसमें साफ साफ उसने कहा कि राज्य के जो सदस्य होंगे वो पूर्ण रूप से क्या होंगे? आत्मनिर्भर होंगे, अर्थात वो अपने ऊपर पूरी तरह से निर्भर होंगे और उनकी जो जीवन की व्यवस्थाएं हैं, अर्थात उस राज्य के जो सदस्य होंगे उनकी जो जीवन की व्यवस्थाओं में जो आवश्यकताएं होंगी वो पूरी तरह से उनको उपलब्ध कराई जाएंगी, उनको उससे लाभान्वित किया जाएगा। तो वो सदस्यों के लिए अपने पूर्ण आत्मनिर्भर की बात करता है। कहा गया है कि राज्य के प्रमुख कार्यों में होगा कि जो उसके सदस्य होंगे उसका वो पूर्ण रूप से हर तरह से विकास करेगा, हर तरह से उसे मजबूती प्रदान करेगा, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सके। ठीक, आगे जब चर्चा करते हैं, अगली विशेषताओं की बात करते हैं, अगले कार्य की बात करते हैं, तो राज्य का जो कार्य सौंपा गया वो कहा गया व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना होगा। अर्थात व्यक्ति के लिए ये निर्देशित किया गया, ये बताया गया कि व्यक्ति उस राज्य में जो श्रेष्ठ प्रवृत्तियां हैं, जो प्रमुख रूप से
तथ्य हैं, प्रमुख से प्रवृत्तियां हैं, उनको प्रमुखता के साथ विकसित किया जाएगा, जिससे कि राज्य की स्थितियां हमेशा मजबूत बनी रहे और वो मजबूती प्रदान करे, ताकि अपने आप को विकसित वाली श्रेणी में रख सके। ठीक, आगे जब चर्चा करते हैं और देखते हैं कि राज्य के प्रमुख कार्यों की जब चर्चा करते हैं, उसके बाद उसी क्रम में देखते हैं, कहा गया है कि यह अर्थात कौन, राज्य अपने सदस्यों के प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करेगा। अर्थात प्राकृतिक आवश्यकताएं क्या है, जो हमें नेचर द्वारा प्राप्त, प्रकृति द्वारा प्राप्त होंगी जो आवश्यकताएं हैं, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, या भी प्राकृतिक जो भी संसाधन है, उसको राज्य क्या करेगा, हर हाल में अपने नागरिकों को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। उसको संचालित करने वाली सरकार क्या करेगी, आम नागरिकों की बेसिक आवश्यकताएं जो हैं उसे हर हाल में पूर्ण करने का प्रयास करेगी, उसको पूर्ण करेंगे, ताकि व्यक्ति अपनी बेसिक आवश्यकताओं को आसानी से प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर बन सके, अपने राज्य को, अपने देश को विकसित कर सके और अपना विकास निरंतर करता रहे। ठीक, इसी क्रम में देखते हैं कि अगला जो उन्होंने फंडा अपनाया है, अगला जो कार्य निश्चित किया है, वो कहा है कि व्यक्तियों को ऐसे साधन और ऐसे वातावरण तैयार करना है जिसमें वो अपने शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सके। ये व्यक्तियों के लिए निर्देशित किया गया कि अर्थात राज्य में जो निवास करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन कौन पे ध्यान, किस पर ध्यान रखेंगे, सबसे पहले ऐसे साधन, वातावरण तैयार करेंगे जिससे उनका शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास और नैतिक विकास हो सके। अर्थात राज्य में रहने वाले सदस्यों व उनके नागरिकों को एक ऐसी स्थितियां मजबूत करनी है, ऐसे रूप में उसको तैयार करना है कि वो एक ऐसा माहौल बनाना है, ऐसा वातावरण तैयार करना है, ऐसे संसाधन जुटाने हैं जिससे कि उसके शारीरिक विकास, उसके बौद्धिक विकास और उसके नैतिक विकास का निरंतर प्रगति हो, निरंतर बढ़ते रहें। अर्थात वो हर क्षेत्र में सार्वभौमिक विकास उनका निरंतर गतिशील रहे, जिससे कि वो एक नए लक्ष्यों की प्राप्ति को प्राप्त कर सके, नए तथ्यों को उजागर कर सके, नए लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, नए टारगेट पर पहुंच सके। अर्थात उनके द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको आसानी से तय की जा सके। तो ये राज्य से संबंधित प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा भी अन्य कार्यों की चर्चा की जा सकती है जो यहाँ पर उल्लेखित नहीं है, तो उनको हम इस रूपों में देख सकते हैं और कह सकते हैं। इसके अलावा भी राज्य के अन्य कार्य हैं जो राज्य के लिए उपयोगी है, राज्य के लिए सदुपयोगी है। ठीक, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य के उद्देश्य और कार्य प्रमुख रूप से इस प्रकार से हैं, जिसका अध्ययन हमने आपके सामने किया, आपको बताया, आपको जानकारी प्रदान की, इससे मैंने अवगत कराया आपको। आइए इसी क्रम में आगे चर्चा करते हैं। अब आज की क्लास में हमने आपको अरस्तु से जुड़े हुए उसके राज्य के कार्यों के बारे में बताया, उसके उद्देश्यों के बारे में बताया, राज्य के स्वरूप के बारे में अध्ययन कराया, उसकी विशेषताओं का हमने अध्ययन किया। तो हमने बहुत सारे तथ्य जो है अरस्तु से जुड़े हुए आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको उससे अवगत कराया, रूबरू कराया। हमें उम्मीद है कि आपको भी ये सब सारे तथ्य आपको समझ में आए होंगे। अगली क्लास में मैं फिर आपके सामने एक नए तथ्य के रूप में लेकर आऊंगा और आपके जीवन चरित्र से जुड़ी हुई जो नई नई जानकारियां उससे मैं आपको अवगत कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।